व्हाई डिड यू मूव इनटू अ गवर्नमेंट सेक्टर? अच्छी खासी नौकरी थी, अपना बिजनेस था। देखिए, दो चीजें, या तो आप गिव अप करें और बाहर बैठ के क्रिटिसाइज करते रहें, दूसरा ये कि आप सिस्टम में आए और गिव इट अ ट्राई। देखिए, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के अंदर रह के काम करने की और चेंज लाने की और अपना बेस्ट देने की। आप पैसे के लिए आते हैं, यानी कि एक लेजिटिमेट में बात कर रहा हूँ कि जी आप सैलरी आपकी क्या है, आपको क्या मिल रहा है, वो एक ऑफ कोर्स एक कंसिडरेशन होती है, लेकिन जब ये बात होती है ना कि आपको सर्व करना है तो इट्स बियॉन्ड दैट। सुनने में आता है जी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती और आपका प्राइवेट सेक्टर इज लाइक रियली फास्ट पेस। तो अभी तक डिफिकल्टीज आपको किस किस्म की ज्यादा आ रही हैं? तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में हमारे बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, काम करना चाहते हैं, बस वो सिस्टम कुछ इस तरह का क्रिएट हुआ है कि उसमें इनएफिशिएंसीज हैं, डेफिनेटली वो हमें दूर करनी है। आपको लगता नहीं कि कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी तो फिर बनाने की जरूरत है ना? फिर ही आप किसी से सवाल करेंगे, बिकॉज़ अभी तो कुछ है ही नहीं ना। का एक अलमिया जस्टिस सिस्टम भी रहा है। केसेस देखें, मिलियंस ऑफ केसेस जो हैं वो लटकते रहते हैं और वो रिजॉल्व नहीं होते। जस्टिस सिस्टम कोर है किसी भी सोसाइटी की। कोई जंगल का निज़ाम सोसाइटी में फ़र्क ही जस्टिस सिस्टम होता है। जब हम टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं, एक और बहुत बड़ा जो साइड है इलिसिट ट्रेड की, वो बेशक बलूचिस्तान से है या अफगानिस्तान वाली साइड से, ईरान वाली साइड से, इसके ऊपर सरकार क्या कर रही है? देखिए, आप बात कर रहे हैं स्मगलिंग की, राइट, और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की बात कर रहे हैं कि वो बेशक वो सिगरेट्स हैं, वो कोई भी है। देखिए, इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हुई है, अफगानिस्तान से भी हुई है, ईरान से भी हुई है। और ये ज़्यादा हो क्यों रही है आपके ख्याल से? व्हाट्स द रीज़न? गवर्नेंस के इश्यूज है ना आपके। Khurram, thank you so much for taking the time out. Before we go into कि आप अभी currently क्या कर रहे हैं, why did you move into a government sector? अच्छी खासी नौकरी थी, अपना business था. There's a lot of criticism in the government, especially इन हालात में जिस तरह की सरकार चल भी रही है. तो what drives you to move to this side of the world? First of all, thank you very much. Thanks to TCM. You guys are doing a wonderful job और बहुत अच्छा आपका content है और आई एम फैन ऑफ इट। थैंक यू सो मच। तो अच्छा जी, आपका जो सवाल है कि जी वाई द गवर्नमेंट सेक्टर, वाई द पब्लिक सेक्टर, ऑफ कोर्स आप अच्छा खासा काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में और अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आपको क्या सूझी, किसने काटा आपको कि आप जो है गवर्नमेंट में आ गए? देखें, इट्स मोर लाइक एन ऑनर for doing something for your country, getting a chance to do something for your country. ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती कि आपको ये मौका मिले कि आप अपने कंट्री के लिए कुछ सर्व कर सकें। ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब इट्स बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स। तो ये एक मोटिवेशनल फोर्स है इसके पीछे कि जी आपको मौका मिले। देखिए, दो चीज़ें, या तो आप गिव अप करें और बाहर बैठ के क्रिटिसाइज करते रहें, तो ये भी चॉइस है आपके पास। बाहर से मुराद ये कि इस पब्लिक सेक्टर में ना आए और प्राइवेट सेक्टर में बैठें और क्रिटिसाइज़ करें, पूरी दुनिया का मलबा डाल दें, जी ये फलाना नहीं कर रहा तो गवर्नमेंट नहीं कर रही, तो पॉलिटिशियंस नहीं कर रहे, तो आर्मी नहीं कर रही, तो ये नहीं कर रहे, सब पे डालते रहें आप, और आप कंटेंट रहें, सेटिस्फाइड रहें कि जी सब ठीक है और सब चलता है और मेरा तो बस यही रोल है कि मैं बाहर बैठ के क्रिटिसाइज़ करूँ। दूसरा ये कि आप सिस्टम में आएँ और गिव इट अ ट्राई, कोशिश करें, खुद तो कुछ रोल प्ले करें। ठीक है, आप प्राइवेट सेक्टर में भी बैठ के रोल प्ले करते हैं, वो आपकी कैपेसिटी है, बट क्रिटिसाइज़ करना और सब करना और फिर कहना कि जी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कोई और आके कर लेगा, तो ये मेरे ख्याल में मुमकिन इस तरह से नहीं। हम सारे ये सोचते हैं ना, पूरी कौम हमारी, ज़्यादातर लोग मेजॉरिटी ये सोचते हैं कि जी बाहर से कोई आएगा और आके हमें मसीहा जो है जी ठीक है, तो वो एक जो फिलॉसफी है ना, वो शायद मेरे साथ नहीं हुई। बट अब आपने ज़ाहिर है दोनों साइड पे काम किया है, अब आपका क्या पर्सपेक्टिव है? डू यू फील लाइक कि यू कैन वर्क मोर या इम्पैक्ट वाइज जो है विद इन द गवर्नमेंट या आउटसाइड ऑफ द गवर्नमेंट, और प्रो एंड कॉन्स इसके? देखिए, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के अंदर रह के काम करने की और चेंज लाने की और अपना बेस्ट देने की। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत बड़ा, यानी कि बहुत स्पेस है काम करने की, बहुत स्पेस है कि प्राइवेट सेक्टर से लोग आएँ। देखें, अब बात ये ना कि अब आप पैसे के लिए आते हैं, यानी कि एक लेजिटिमेट में बात कर रहा हूँ कि जी आप सैलरी आपकी क्या है, आपको क्या मिल रहा है, वो एक ऑफ कोर्स एक कंसिडरेशन होती है, लेकिन जब ये बात होती है ना कि आपको सर्व करना है तो इट्स बियॉन्ड दैट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको रियलाइज़ करना होगा कि इसमें बहुत सारी मुश्किलात भी हैं, चैलेंजेस हैं, सिस्टम है, बहुत सारे उसमें इश्यूज़ हैं, आपको बड़े जो है प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन भी मिलेगी, बट आपको इसके साथ फिर चलना है। आपको वो वाली चीज़ जो प्राइवेट सेक्टर में होती है वो शायद ना मिले, ठीक है ना, हर तरह। देखें, ख़ासकर ऐसी गवर्नमेंट जो कि रिसोर्सफुल वैसी नहीं है, ठीक है,
और मतलब इमर्जिंग मार्केट्स में होता है, ये हम कोई अनोखे नहीं है, पाकिस्तान अनोखा नहीं है कि जी हम समझते हैं जी हमारे साथ ही प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। ये हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट अपना बड़ा करना है। तो एक तो मैं ये कह रहा था कि जी आप सिस्टम में आए, आपको क्या होगा, बेहतरी आप कर पाए या उसका हिस्सा बन पाए तो आप कह सकेंगे कि जी हमने कुछ रोल प्ले किया, हम कुछ करके गए। यहाँ पे नहीं कर पाए तो हम ये कहेंगे कि हमने कोशिश की, वी ट्राइड आवर बेस्ट। और तो दोनों चीज़ों में विन विन है ना आपके लिए। तो इसलिए ये एक मोटिवेशन है कि जी एक तो स्टेट के लिए काम करना, मुल्क के लिए काम करना एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जितना मर्जी आप प्राइवेट सेक्टर को कर लें, जो मर्जी दुनिया में अचीव कर लें, अपने मुल्क के लिए करना एक डिफरेंट एक सोर्स ऑफ अचीवमेंट है या उसकी एक सेटिस्फैक्शन है। सेकेंडली आपको डेफिनेटली एक चैलेंजेस का सामना होगा, आपको ये सोच के आना है कि जी बेड ऑफ रोजेस नहीं है ये, आपको काम करना है, आपको जो है वो आगे बढ़ना है, उसी सिस्टम का हिस्सा बनना है, उस सिस्टम में चेंज लाने की कोशिश करनी है। तो ये अगर है तो आप आएँ। और मेरे ख्याल में मैं इनकरेज करता हूँ यंगस्टर्स को इनकरेज करता हूँ कि हाथ में अपनी चीज़ें लें। हाथ में लेने का मुराद ये है कि कानून को हाथ में नहीं लेना, आएँ खुद अपना रोल प्ले करें। जो यंगस्टर्स हैं वो सोचें कि जी हम बाहर बैठ के सिर्फ पैसिव रहेंगे कि जी हमें कोई ड्राइव करता रहे, हमारे नैरेटिव को ड्राइव करता रहे, हम उसके पीछे चलते रहें, या खुद कुछ सोच के अपने मुल्क के लिए जिम्मेदारी लें। और यंग कॉम आपको पता है ना कितनी है हमारी, उनमें से कुछ परसेंटेज भी आ गई ना, मतलब तो सारे बाहर जाना चाह रहे हैं ना। मैं ये तो कह रहा हूँ, वो तो गिव अप अप्रोच है ना जी। मैं ये नहीं कह रहा कि जी ये नहीं होना चाहिए, हर किसी की अपनी कॉल है। इकोनॉमिक्स मैटर करती है डेफिनेटली, करियर मैटर करता है डेफिनेटली, एक पूरी जर्नी मैटर करती है, बट मैं ये कह रहा हूँ इट्स बियॉन्ड दैट। आपको ये कुछ लोगों को ये सोचना होगा, ओनली फ्यू, वो कहते हैं ना ओनली फ्यू मेन ब्रिंग इन चेंज, ठीक है ना, मेन और वुमेन जो भी आप कहें। सो 3.5 में लाइक अभी ज़रा जब हम बाहर से बैठ के देखते हैं तो जो सुनने में आता है जी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती, और आपका प्राइवेट सेक्टर इज लाइक रियली फास्ट पेस, और आपका तो क्योंकि अपना बिजनेस है तो वो तो स्पीड यू कैन नॉट इवन मैच। तो अभी तक डिफिकल्टीज आपको किस किस्म की ज़्यादा आ रही हैं? फ्रैंकली अभी तक डिफिकल्टी ऐसा नहीं है अभी तक, सो फार सो गुड। लाइक ब्यूरोक्रेसी इज हाँ, देखिए मैं जहाँ पर हूँ ना, वो एक्चुअली फाइनेंस कह लें कि इट्स गार्डियन ऑफ द इकोनॉमी एक तरह से। देखिए हर ट्रांजैक्शन का जो सेकंड लेग होती है वो फाइनेंस होती है। आप इकोनॉमी में भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, अगर उस कमोडिटी के अगेंस्ट या सर्विस के अगेंस्ट जो चीज़ आप देते हैं वो फाइनेंस है, पे करते हैं ना आप। तो फाइनेंस तो एक कलीदी किरदार है उसका। तो मैं वहाँ बैठा हूँ, तो वहाँ पे तो हमारे पास कॉम्पिटेंट लोग हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं, सीरियसली मैं सोचता हूँ कि यार मतलब ऐसे लोग हमारे पास बैठे हैं और हम जो है बहुत बेहतर कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। तो और इस तरह से बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में हमारे बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, काम करना चाहते हैं, बस वो सिस्टम कुछ इस तरह का क्रिएट हुआ है कि उसमें इनएफिशिएंसीज हैं डेफिनेटली, वो हमें दूर करनी है। तो मुझे अभी तक तो मेरी लर्निंग ज़्यादा हुई है, मेरी पेस अभी तक उतनी है अल्हम्दुलिल्लाह काम करने की, क्योंकि हम तो प्राइवेट सेक्टर में कि घड़ी तो है नहीं ना, मतलब वक्त तो हमारे लिए इररेलेवेंट है कि आप सुबह भी आ रहे हैं, शाम में भी काम कर रहे हैं, रात को सो भी रहे हैं, नहीं भी सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, 24 आवर्स राउंड द क्लॉक कर रहे हैं आप। तो मुझे तो मेरी पेस हुई है, और मेरे साथ जो मतलब आप मिनिस्टर साहब जो हैं हिमसेल्फ, वो खुद प्राइवेट सेक्टर से हैं, तो उनकी जो पेस है हम तो उसको कैचअप करने की बात कर रहे होते हैं। फिर जो है सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, उनकी टीम है पूरी, हम पूरी जो हमारी टीम है वो सारे उसी पेस में चल रहे हैं। और यकीन करें आप, ऐसी भागम दौड़ हो रही होती है कि जी हम कैचअप कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों पे कि हमने ये करनी है और हमने ये रह गई ये भी करनी है। तो कहने का मतलब ये कि काम भी अच्छा खासा है, लोग भी बहुत एडमेंट हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, और अब तो ज़्यादा हैं भी क्योंकि अब अफोर्ड ही नहीं कर सकते लेट बैक एटीट्यूड किसी तरह से भी अक्रॉस द बोर्ड। और थोड़ा सा बताएं कि आपका रोल जो है वो यू आर एन एडवाइज़र। सो एडवाइज़र जो है एक आम बंदे को अगर आप समझाएं वो करता क्या है? ऑब्वियसली उसकी समझ तो याद है कि एडवाइस ऑन द पॉलिसीज एंड एवरीथिंग, बट डे इन एंड डे आउट लाइक व्हाट डू यू डू? देखिए डे इन डे आउट तो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन का ज़्यादा काम होता क्या है। देखें होता ये कि अगर आपने सर्टेन एरियाज़ में काम किया हुआ है, आपकी अप्रोच है, या आपने कुछ उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं, या आपका कोई ऐसा पर्सपेक्टिव है जो कि एक थोड़ा सा आप काम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो आपको उस एरिया में आप वो चीज़ें ऑब्जर्व करके, आउटसाइडर्स होते हैं ना, वो ऑब्जर्व करके बेहतरी कैसे हो सकती है, और रेड टेप कैसे काट सकते हैं, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ पे कैपिटलाइज कर सकते हैं, क्या दुनिया में क्या हो रहा है, आपकी स्टडी क्या है, आपकी रिसर्च क्या है, और आप कैसे नई जिद्दत ला सकते हैं चीज़ों में, ये सारा इकोसिस्टम जो है बेहतर कैसे कर सकते हैं। उसमें एक सर्टेन एरियाज़ होते हैं, उसमें आप कहते हैं कि जी देखें मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, मेरी स्टडी ये है, केसेस मैंने ये पढ़े हैं, मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, और फ्यूचर ये है, इसके हिसाब से हमारी अप्रोच, हम किसी और ट्रैक पे जा रहे हैं, इसको इस तरह करेंगे तो ये सारी चीज़ें अचीव हम कर सकते हैं। तो एक तरह से कह देंगे जी जो है आपको ये बताना
कि जी क्या बेहतरी हो सकती है विद इन द सिस्टम एंड आउटसाइड द सिस्टम। तो एडवाइस में जी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो एडवाइस में तो आप स्टेप बाय स्टेप भी बता सकते हैं कि हर नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, या फिर आप मीडियम टर्म फ्रेमवर्क भी बता सकते हैं, फिर लॉन्ग टर्म एक पर्सपेक्टिव होता है वो भी बताते हैं। बट मेरे ख्याल में ओवरऑल जो है इसकी ज़रूरत इसलिए है कि एक होता है आप अपने एक टनल थिंकिंग बन जाती है ना, आप अपने एक साइलो में काम कर रहे होते हैं। एट टाइम्स ऐसा होता है कि आप इतने ज़्यादा बॉकडाउन हो जाते हैं उसमें कि कोई आके आपको बताता है कि जी ये उठें, ये दुनिया भी है। अभी जैसे आपने टैक्सेस की बात की, आम बंदा जो सैलरीड पर्सन है वो उसकी ज़्यादा शिकायत है कि यार अभी टैक्स जो भी आता है वो उसके ऊपर आता है, बिजनेस कम्युनिटी पे टैक्स नहीं इतना ज़्यादा हो रहा है। अभी हमने पंजाब के अंदर स्पेशली देखा कि वहाँ की सरकार ने जो पॉलिटिशियंस हैं वहाँ के MPAs और 2 लाख से 8-8 लाख मर्सिडीज आ रही हैं, गार्डन्स बन रहे हैं। हाँ, फेडरल में भी हुआ है। हाँ, यहाँ भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो लाइक जब हम लोग इकोनॉमी को फिक्स करने की बातें करते हैं और हम लोग ज़रा वो एक ड्रास्टिक अप्रोच की भी बात करते हैं, हम लोग प्रोग्राम्स उड़ान हो गया इस तरह की चीज़ें भी ला रहे हैं, बट जो हाथ में हमारे काम हैं जो हम फॉरन लाइक विद इन लिटरली 1 नोटिस विद इन अ डे हम कर सकते हैं, उन चीज़ों पे अगर तवज्जो नहीं है तो आम बंदा तो कहता है कि यार ये लोग बस हमारे ऊपर ही, हमारे से ही निकालना है इन लोगों ने सारा। तो वहाँ क्या इशू है? व्हाई आर वी अनएबल टू फिक्स लाइक जो इंटरनल चीज़ें या इंटरनल सिस्टम्स हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। जो शिकायत है बिल्कुल ठीक है ये, कि एक आम आदमी कहता है कि जी मेरे पे टैक्स आप डालते जा रहे हैं, मुझे इन्फ्लेशन देते जा रहे हैं, अपने खर्चे आप ठीक नहीं करते, ठीक है ना। यही शिकायत आती रही है ना, और ये बढ़ती गई है। अगर लास्ट 30 ईयर्स भी देख लें, 40 ईयर्स देख लें, तो ये डिटोरेशन होती गई है कि जी वहाँ पे खर्चे कम नहीं हुए, वहाँ टैक्सेस सही से नहीं लगे और एक आम आदमी पे बर्डन आता रहा। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें अब चीज़ हो क्या रही है जो पहले नहीं हुई, ये मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहले तो आपने जो बात की, मैं थोड़ा सा उस पर कमेंट करना चाहूँगा कि जी वो आपने कहा पंजाब वालों ने सैलरीज बढ़ा दी और फेडरल ने बढ़ा दी। देखें ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाली, इससे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं हमारे, ठीक है। हमें इस पे लगाया जाता है, ये नहीं होना चाहिए कि जी वो देखें उसको गाड़ी ये मिल गई, उसको देखें जी वो उसको बिजली के यूनिट्स मिल रहे हैं, वो देखें जी वो सफ़र पे चला गया और जी कारवान जा रहा है सफ़र पे। आप ये सोचें आपके पास इस वक्त 28 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। 28 मिलियन लगभग इतना ही है पूरी दुनिया में, एब्सोल्यूट टर्म में भी सबसे ज़्यादा है, आपको पता है। डिस्पाइट द फैक्ट कि आप 5वें बड़े पॉपुलेशन वाइज हैं, आपके पास 28 मिलियन बच्चा आउट। इससे बड़ी कोई मुझे बताएं कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, लेकिन वो लोग यही कहते हैं ना कि ये वाला पैसा वहाँ लगना चाहिए। तो नहीं, मैं सिर्फ एक जनरल सवाल कर रहा हूँ कि इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है किसी कौम की जिसका ये इतना बड़ा फ्यूचर का खतरा हो, इतना बड़ा उसका फ्यूचर जो है वो खतरे में हो? इससे बड़ी कोई चीज़ हो सकती है? नहीं हो सकती ना। फिर सेहत की बात करते हैं, 40% बच्चा आपका प्राइमरी वाला या बिल्कुल पैदा होने वाला बच्चा वो स्टंटेड पैदा हो रहा है, या 40% बच्चा आपका आज जो है किड्स जो है स्टंटेड है, माएँ आपकी स्टंटेड है, ठीक है, मैल नरिश्ड, अंडर नरिश्ड है। 70% आपका बच्चा जो आई थिंक वो मैट्रिक में कुछ है, वो उसको पढ़ने लिखने का इशू है एक सर्टन कैटेगरी में, ठीक है। ये कितने ख़तरनाक जो है वो अशारिये है ना, जनरेशनल प्रॉब्लम्स हैं ये। इस पे हमारा फोकस नहीं दिया जाता, हम इस पे लड़ते रहते हैं कि जो तनख्वाहें बढ़ गई। देखिए अगर किसी पॉलिटिशियन ने बहुत अरसे बाद अगर 1 लाख से उसने 4 लाख कर ली अपनी तनख्वाह, तो मुझे लगता है कि शायद फिस्कल का इतना बड़ा इम्पैक्ट ना हो। शायद जितना बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि जब वो 1 लाख होता है या वो कहता है जी मैं तनख्वाह नहीं लेता, और कल को थोड़ा सा भी इशू होता है तो करप्शन के चार्जेस उस पर लगाते हैं, देखा करप्ट है ये, तो भाई वो अपनी तनख्वाह बढ़ा रहा है तो वो अपनी अकाउंटेबिलिटी बढ़ा रहा है। एक्चुअली मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि अगर वो अपनी तनख्वाह बढ़ा रहा है, वो कह रहा है या उसकी तनख्वाह बढ़ रही है तो उसकी तनख्वाह बढ़ने दो, उस इतनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी लेने के मौके होंगे आपके पास। आप कहेंगे देखें आपकी तनख्वाह है इतनी, अब आप जवाब दें। अदरवाइज़ क्या होता है, देखिए जी मैं तो तनख्वाह नहीं दे रहा, मैं तो जी बड़ी थोड़ी तनख्वाह लेता हूँ, तो उसके पास मौके कुछ और निकल जाते हैं ना। तो भाई ये अच्छी बात है कि वो तनख्वाहें बढ़ाएं, लें आप पैसा, आप जाएं सफ़र पे। मैं तो ये कहता हूँ आप कारवान लेके जाते हैं ना, आप जाएं, लेकिन उसका आउटकम क्या है उस पर बात करें ना। भाई आप अगर जाते हैं, लेट्स से मिसाल के तौर पे US जाते हैं, एक रोड शो पे जाते हैं, इन्वेस्टर रोड शो पे, आप 4 लोगों को साथ ले जाते हैं, ठीक है, आप बिजनेस क्लास में जाते हैं। अगर मैं हूं ना, मैं अपना एक पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, मैं कहूँ कि जी आप जाएं, आप 4 नहीं 6 लोग लेके जाएं, 10 लोग लेके जाएं, ठीक है, बिजनेस क्लास में जाएं, टेक ऑल द कंफर्ट यू कैन, ठीक है, जो भी आपको चाहिए हम देते हैं, लेकिन रिजल्ट दें आप मुझे। जब वापस आएंगे ना, जब वापस आएंगे आप, प्लीज जब वापस आएंगे आप
और जब उसके जेस्टेशन पीरियड होता है ना, आप बताएं रिजल्ट क्या लाएं आप। देखिए रिजल्ट की कोई बात नहीं करता, हम ऑप्टिक्स में चले जाते हैं। लेकिन उसमें फिर अकाउंटेबिलिटी भी तो कोई नहीं है ना। तो मैं रिजल्ट कह हम तो रहा वैसे हूँ तो उससे, कह देंगे, बट लाइक देन डू वी नहीं नीड मैं टू कह रहा हूँ उस मेक पे अ हमें, कानून? मैं कह रहा हूँ हमारा जो क्रिटिसिज्म है ना, मैं उस पे बात कर रहा हूँ, क्रिटिसिज्म ही मिसप्लेस्ड है हमारा। हम ये नहीं पूछते कि यार ट्रांसपोर्ट में मेरे पास मैस ट्रांसिट नहीं है, मेरे पास मैस ट्रांसपोर्ट नहीं है मेरे पास। भाई सिटीज़ में अलग अलग तो है ना, लेकिन गवर्नमेंट की हर जगह मेट्रो है, हर जगह ट्रेन बनी हुई है जो विद इन सिटी होती है, हर जगह बस सिस्टम है। और मुझे बताएं उसके अलावा हेल्थ केयर का कोई निज़ाम बेहतर है जो सूबों को करना था, या एजुकेशन का निज़ाम कितना है हमारा। ये हैं बड़े मसले। इनसे हट के हम कहते हैं जी वो तनख्वाह बढ़ गई, वो गाड़ी ले गया, वो सफ़र कर गया। बात को समझें, कहने का मतलब ये है कि हमारा क्रिटिसिज्म, हमें अवेयरनेस ये देनी है कि जी क्रिटिसाइज करें, बड़ी चीज़ पे करें, जो बड़ा मसला है आपका, इसकी जगह आपका फोकस आउट हो रहा है, आपको जो है ना ध्यान बिठाया जा रहा है। बट लाइक अगेन बिफोर वी गो अगले क्वेश्चन पे, बट आपको लगता नहीं कि कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी तो फिर बनाने की जरूरत है ना, फिर ही आप किसी से सवाल करेंगे, बिकॉज अभी तो कुछ है ही नहीं ना। का एक अलमिया जस्टिस सिस्टम भी रहा है। केसेस देखें, मिलियंस ऑफ केसेस जो हैं वो लटकते रहते हैं और वो रिजॉल्व नहीं होते। जस्टिस सिस्टम कोर है किसी भी सोसाइटी की। वो जंगल का निज़ाम और सोसाइटी में फ़र्क ही जस्टिस सिस्टम होता है कि अगर जस्टिस सिस्टम बेहतर है तो वो आपकी सोसाइटी जो है वो अपने जो पोटेंशियल है वो अचीव करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा डेफिनेट इशू है, ये एक्सेप्ट किया जा सकता है, इस पर काम करना चाहिए। जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको बिल्कुल जस्टिस सिस्टम को पूरा टर्न अराउंड करना चाहिए, और ख़ासकर जो आम आदमी के लेवल पे जो जस्टिस सिस्टम है ना, उसको वहाँ डिलीवर होगा ना जस्टिस, तो वो सबसे बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन डेफिनेटली वो कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे वो सब चीज़ें भी होती हैं, बट आम आदमी के लिए जो अगर कानून है और स्पीडी जस्टिस है, वो सोसाइटी जो है ना बहुत जल्दी ऊपर आती है। मैं कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि जी क्या हो रहा है अभी क्या ऐसा हो रहा है कि जी वो हम बात करते हैं कि जी पब्लिक फाइनेंसेस आपके ठीक नहीं रहे, गवर्नेंस के इश्यूज़ रहे आपके यहाँ, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के इश्यूज़ रहे, आपने जो है उसको सही से अपने आप को डिसिप्लिन नहीं किया, ट्रांसपेरेंट नहीं किया, तो वो मसला इकनॉमिक्स से ही निकला। देखें हमारे पास जो मैंने आपसे बात की कि जनरेशनल प्रॉब्लम्स क्या हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्टंटिंग एंड ऑल दैट, क्लाइमेट चेंज है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो सब जनरेशनल प्रॉब्लम्स हैं। और एक है ट्रांजिशनल प्रॉब्लम्स, जो आज हमारे पास मैक्रो इकनॉमिक है, उसको अपने ट्रैक पे कैसे। 15 महीने पहले हमारी क्या हालत हो गई थी, आज हम बहुत बेहतर हालत में रिलेटिवली। इन्फ्लेशन की जो नंबर है ना वो की है, आपको पता है एक आम आदमी को इन्फ्लेशन जो है वो हिट करती है, मुझे, आपको, सबको। ऑल दिस रिलेटिव फॉर मी एंड यू, कि आपकी तनख्वाह अगर करोड़ रुपए है, मेरी 10 लाख रुपए, तो आपके लिए इन्फ्लेशन कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है उसमें। लेकिन बेयर मिनिमम लेवल पे ज़्यादातर हमारे मैसेज जो हैं वो हिट हुए हैं पिछले 15 महीने में, जब हमारी इन्फ्लेशन 38% पे गई थी, ऑल टाइम हाई, और फूड इन्फ्लेशन तो 49% पे चली गई थी। एक मज़े का नंबर आपसे मैं शेयर करता हूँ, मज़े का नहीं, मैं एक तरह से एक रिलेटिव इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अर्जेंटीना, इजिप्ट, नाइजीरिया, आई थिंक तुर्की, इन चारों की इन्फ्लेशन जब हमारी 38% पे थी ना, तो इन चारों की एवरेज इन्फ्लेशन थी रफली कोई 35% के अराउंड। तो हम ऊपर थे उनसे, यानी कि हमारी जो रफ्तार थी महंगाई की वो बढ़ रही थी तेज़ी से, उनसे ज़्यादा एवरेज, उन 4 कंट्री से ज़्यादा। आज हमारी महंगाई की शरह एवरेज कोई 8 महीने की 6% है, और लोवेस्ट नंबर आया है 1.5%, जो 9.5 साल का लो है, फरवरी का नंबर है। मार्च का 1% एक्सपेक्टेड है, कह रहे हैं स्ट्रीट फोरकास्ट है कि 1%, यानी कि हमारी महंगाई की शरह आ गई 38 से या 49% फूड से 1-2% पे। आज इन चारों कंट्रीज़ की एवरेज महंगाई कितनी है पता है आपको? सेम 35%। तो हमने कुछ तो किया है ना जिससे महंगाई की शरह में कमी हो गई है, ठहराव आ गया है, लोगों को जो रफ्तार थी वो रुक गई है। और काफ़ी सारे नंबर्स मैं आपसे यहाँ बैठ के करवा सकता हूँ, पूरी पॉडकास्ट चली जाएगी कि सब्जियों के क्या रेट्स नीचे आए, किसके आए, आटे की बोरी कितने की आई हुई है, शुगर नीचे आ गई थी, अब थोड़ी सी बढ़ी है दोबारा से, फ्रूट्स कहाँ गए, दालें कहाँ गई हैं, ये एक्चुअल नंबर्स हैं। और ईसीसी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं, उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव क्या लिया, वो उन्होंने ये कहा है कि जी जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो कैबिनेट की कमेटी है जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है, हालांकि इन्फ्लेशन का जो कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, वो स्टेट बैंक का काम है, सेंट्रल बैंक का काम है ये सब करना, क्योंकि वो मॉनेटरी सिस्टम पे बैठा हुआ है। एक तरफ से वो पैसा छोड़ता है या कंट्रोल करता है तो आपकी महंगाई में इजाफा या कमी होती है। हमने ये किया अंडर द सुपरविजन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर कि जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं, क्या ग्राउंड पे जो कीमतें हैं वो नीचे उतनी है भी या नहीं है, या सिर्फ हम देख रहे हैं कि जी कागज़ पे ही हैं। अब हर ईसीसी में उसको टेकअप किया जा रहा है कि जी हम ये मेक श्योर करें कि जो बेसिक्स हैं खाने पीने की अशियाएँ, ठीक है, दूध हो गया, ऑयल हो गया, तेल हो गया, दालें हो गई, फ्रूट्स हो गए, शुगर हो गई, इन सब की
ECC में फाइनेंस मिनिस्टर ये नोट करते हैं कि जी बताएं कि मार्केट में क्या कीमतें हैं और इन्फ्लेशन नंबर क्या कह रहे हैं। अगर इसमें गैप है तो मिडिल मैन कमा रहा है, इसमें एक्शन होना चाहिए। तो ये इस पे भी काम हो रहा है कि अब एक्चुअल सही महंगाई की शरह मिले, कम मिले एक आम आदमी को। तो एक तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, इस पे काम भी हुआ है और आपने देखा है कि महंगाई की शरह में कमी हुई है। सेकेंडली ऑफ कोर्स इसमें ऑयल प्राइसेस भी नीचे आई हैं, रुपए की स्टेबिलिटी भी बहुत बड़ी रोल। देखिए सब चीज़ें हैं ना, पूरा इकोसिस्टम है, उसकी वजह से आपका जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। तो महंगाई की शरह में कमी हो जाना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए। ऑल्दो मुझे आपको या हमारे जितने मैसेज हैं उनको ये होता है फील कि यार अभी भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो रफ्तार थी वो रुक गई है। तुर्की में आज भी इन्फ्लेशन कितनी आपको पता है? 42%। 80% से 42 हुई है। तो वो खुशियाँ मना रहे हैं कि यार 80% जो ग्रोथ हो रही थी प्राइसेस में, यानी कि हर साल 80% से जो है वो महंगाई हो रही थी। एक कमोडिटी की एग्जांपल देता हूँ, दूध है, एक साल 100 रुपये का था, अगले साल 180 का हो गया, उससे अगले साल 160 का हो गया, 260 का हो गया, उसके अगले साल 340 का हो गया। ये रफ्तार बढ़ रही थी और आपके यहाँ तो रुक गई ना एटलीस्ट। तो ये एक पॉइंट है कि यहाँ पे महंगाई, अब आज इंडिया से भी आप नीचे, रीजन से आप नीचे हैं महंगाई में, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से आप लगा लें, ठीक है। तो महंगाई की शरह में कमी होना एक बड़ी डेवलपमेंट है। फिर इंटरेस्ट रेट नीचे आए, 24% पे चले गए थे, 11 पे आ गए, 11 साढ़े 11 पे, जो कि बिजनेसेस को एक रिलीफ दे रहे हैं, ठीक है। देखिए बिजनेसेस को 3 चीज़ें बड़ी चुभती हैं, मैं खुद सेक्टर से आया हूँ। इंटरेस्ट रेट्स डेफिनेटली, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपको जो पैसा मिलता है वो महंगी अगर उसकी कॉस्ट है तो आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे इंडस्ट्री लगाएंगे, कैसे ग्रो करेंगे, बहुत सही बात है। कैपिटल सस्ता होना चाहिए, अवेलेबल भी होना चाहिए। दूसरा टैक्सेस, हमारे यहाँ नो डाउट बहुत टैक्सेस हैं, नंबर ऑफ टैक्सेस भी ज़्यादा है, टैक्स का जो है वो रेट भी बहुत ज़्यादा है, और कंजम्पशन टैक्सेस भी ज़्यादा है और इनकम टैक्सेस भी ज़्यादा है, मतलब यू नेम इट, ठीक है। तो दुनिया के हाईएस्ट टैक्सेस में से माशाल्लाह हमारे पास है, और सैलरी क्लास तो है ही मोस्ट टैक्स है। वो कहती है जी मुझे इन्फ्लेशन वैसे भी मिलती है और टैक्स भी आप लगा देते हो, मैं क्या करूँ। बहुत जेन्युइन रीजंस हैं, ठीक है। थर्ड क्या होता है? एनर्जी, आम आदमी के लिए भी इंडस्ट्री के लिए भी। एनर्जी सस्ती देंगे, कैपिटल सस्ता देंगे, टैक्सेस कम करेंगे तो आपकी इंडस्ट्री भी चलेगी, एक हाउस होल्ड भी जो है वो सर्वाइव करेगा। तो देखें कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आ गया, एनर्जी पे बहुत काम हो रहा है। आप देखेंगे ये प्राइम मिनिस्टर का भी वादा है और फाइनेंस मिनिस्टर भी इसको रिटेट कर चुके हैं, एनर्जी मिनिस्टर भी रिटेट कर चुके हैं, काफ़ी काम हो रहा है। यहाँ डिटेल में एक एनर्जी में पूरी पॉडकास्ट हो सकती है, मैं पूरा उसमें डिटेल्स आपको बता सकता हूँ कि जी कैसे चेन में काम हो रहा है, पूरी चेन में, एनर्जी चेन में, जनरेशन से लेकर बिजली पहुँचाने से लेकर बिजली जो है वो डिसेंट्रलाइज करने से लेकर बहुत काम हो रहा है। और IPPs के साथ जो अरेंजमेंट हुआ, फिर सर्कुलर डेट पे काम हो रहा है, सर्कुलर डेट पे उसको कम करने की बात हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है। थोड़ा सा और सब्र करना होगा, प्रोवाइडेड कि ऑयल प्राइसेस ना बढ़ जाएं दोबारा, जो कि नीचे आ रही हैं, एक्सपेक्टेड है $60 पे आ जाएंगी, क्योंकि रशिया और उसका भी एक सेटलमेंट की बात हो रही है, रशिया की और यूक्रेन की। इस तरफ शुक्र है थोड़ा सा, ऑल्दो दोबारा इजराइल ने शुरू कर दिया है, बट थोड़ा सा बीच में एक लल पीरियड था जिसकी वजह से ऑयल प्राइस में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। थोड़ा सा अगर हम आगे जाएं, जो एक और बहुत बड़ी जिक्र किया जाता है SIFC का भी उसमें कॉन्टेक्स्ट में, और वैसे भी कि जी बाहर से इन्वेस्टमेंट हम लाएंगे तो ज़रा शायद, मतलब, और ये कोई अभी नहीं, आई थिंक पिछले एटलीस्ट जब से हम बड़े हो रहे हैं, पिछले 3-4 दिहाइयों से यही है कि जी बाहर से पैसे आए, बाहर से पैसे आए जी। और ज़ाहिर है वो ट्रस्ट लेवल ही अब लोगों का नहीं है। अभी पिछले कुछ अर्सा पहले मुझे चाइना जाने का मौका मिला गवर्नमेंट के साथ, तो वहाँ की गवर्नमेंट से जब बात हुई, वो ट्रस्ट मतलब एक बहुत ज़्यादा वी फील लाइक कि वो है। उसकी एक तो बुनियादी क्या वजह है और उसके लिए हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, एक तो सिक्योरिटी रीजंस और पॉलिटिकल रीजंस हैं, बट उससे भी ज़्यादा ये कि हम लोग विद इन द कंट्री जो है वहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट, या जो हमारे इतने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं यहाँ से हम क्यों कोई इस तरह की चीज़ नहीं कर रहे कि हमें उसके ऊपर रिलाय ना करना पड़े बहुत ज़्यादा। देखें दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो लोकल इन्वेस्टमेंट, लोकल इन्वेस्टर, लोकल बिजनेस ज़्यादा डियर है। वो इसलिए कि वो तो इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, वो तो आपके घर के लोग हैं। आप कह रहे हैं कि जी मोहल्ले में दूसरे लोगों को पकड़ के लाएं, हमारे घर आ जाएं, हम कहेंगे अपने घर के लोगों को तो पहले आप सही से कैटर कर लें। तो देखें उनके लिए काम क्या हो रहा है, ये मैं उसी पे ही बात कर रहा था कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी कैसे। देखें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको पूरा एक फिजिक्स, लॉ ऑफ फिजिक्स होता है ना बेसिक, वो क्या है, स्टेबलाइजेशन आती है पहले, साथ में कोई स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं वो आप ठीक करते हैं कि ये जो स्टेबलाइजेशन आई है दोबारा जो है डिस्टेबलाइजेशन में कन्वर्ट ना हो जाए अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं। स्टेबलाइजेशन आती है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं, उसके साथ इन्वेस्टमेंट आना शुरू होती है कि जी इन्होंने स्टेबलाइज भी कर लिया है, जो स्ट्रक्चरल इश्यूज थे, इनके बड़े मसले थे कि जी फिस्कल साइड मैनेज नहीं है, एनर्जी के मसले हैं, पेंशन के इश्यूज हैं, और फेडरल गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा फुटप्रिंट हैं इकोनॉमी में, उसको कम करना है, डिवोल्यूशन के मसले हैं,
फिर साथ में प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, फिर वो वाली जनरेशनल इश्यूज़ की जी, वो एजुकेशन हेल्थ, वो भी। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं, स्टेबलाइजेशन आती है, उसके साथ इन्वेस्टमेंट आना शुरू होती है कि अब ये लोग सही ट्रैक पर चढ़ गए, अब इन्वेस्टमेंट करें, उसके बाद ग्रोथ आती है। ऐसा नहीं होता कि जी स्टेबलाइजेशन है एकदम से ग्रोथ आ गई, ऐसा नहीं हो सकता। ये वही वाली बात है कि हम 4% पे जाएंगे, फिर फट जाएगा करंट अकाउंट, फिर वही होगा, फिर डॉलर आपका जाएगा 350, 400, 500, फिर आपका इंटरेस्ट रेट चला जाएगा 30%, फिर पता नहीं फंड आपको पैसे दे भी ना दे। तो देखें ये बड़ा सेंसिटिव इस वक्त मामला है कि इन्वेस्टमेंट के पीछे जाना, उससे पहले जो प्री रेक्स हैं वो हमने किए या नहीं किए, वो हम करने की बात कर रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। उसमें अब क्या क्या कर रहे हैं, देखें लोकल बिजनेसेस के लिए कर रहे हैं। FDI तो फॉलोवर्स होते हैं ना भाई, आप घर वाले लोग कन्विंस हैं तो बाहर वाले लोग खुद आएंगे। तो हम कर ही रहे हैं। 3-4 स्टेप्स क्विकली बताता हूं। देखें जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ होगी, प्राइवेट सेक्टर लीड करेगा ग्रोथ, पब्लिक फाइनेंसेस ऑप्टिमाइज होंगी, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर करेगा, और ग्लोबल मार्केट क्रिएट करनी है हमने एक्सपोर्ट्स के लिए, उसके लिए एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट सारी, और ऑप्टिमाइज्ड होंगी पब्लिक फाइनेंसेस, जिसका मतलब है स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स होंगे तो टैक्स सही होगा और खर्चे ठीक होंगे ना। तो हमने राइट साइजिंग शुरू की है। राइट साइजिंग क्या है, फेडरल गवर्नमेंट का बजट है $3 बिलियन एक साल का, $3 बिलियन सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का है, खर्चे का 836 अरब रुपए। हम इसको कम करने की बात कर रहे हैं, इसको कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट में कितनी मिनिस्ट्रीज हैं? 43 मिनिस्ट्रीज हैं फेडरल गवर्नमेंट में। अभी वो मर्ज होने के बीच उसके अंदर 400 डिपार्टमेंट्स हैं। 43 मिनिस्ट्रीज में 400 डिपार्टमेंट्स हैं, आप सोचें। ठीक है, ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट है, डिस्पाइट द फैक्ट कि 18 अमेंडमेंट हो चुकी है, सूबों को आपने सब इख्तियारात दे दिए हैं, और ये सब कुछ सूबों के पास जा सकता है। 30 तो जा सकते हैं उसके अंदर, आपको पता है, और हम लेके बैठे हुए हैं। और एम्प्लॉइज कितने तकरीबन? वो तो आप मतलब काफी ज्यादा हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एम्प्लॉइज का देखें इशू नहीं है। देखें हम ना इसमें पड़ जाते हैं गेन कि जी ये ना इस ऑर्गेनाइजेशन में या इस मिनिस्ट्री में इसमें ना 400 लोग हैं, क्या प्रोडक्टिव हैं? अगर प्रोडक्टिव हैं तो 400 भी कम है मेरे लिए, प्रोडक्टिव नहीं है तो एक भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मेक सेंस ना, कि एक भी मेरे लिए बहुत ज्यादा अगर प्रोडक्टिव नहीं है तो इट्स अबाउट क्वालिटी, इन्फोर्सिंग क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये वो प्रिंसिपल है। तो मैं कह रहा हूँ राइट साइजिंग की शुरू हो गई है, डिफरेंट वेव्स में काम शुरू हो गया है। 1.5 लाख वेकेंट पोस्ट ही वो खत्म किए बाय डिजाइन, कि पहले तो वेकेंट खत्म करें ना ताकि हायरिंग का मौका ना मिले ज्यादा। फिर जो उसके ऊपर आएंगे, जी आप बताएं कि कौन इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, किस मिनिस्ट्री की जरूरत है भी या नहीं है। एक मिनिस्ट्री खत्म कर दी है, बाकी कुछ मर्ज हो जाएंगी, और ज्यादातर डिवॉल्व हो जाएंगी, चाहे पावर हो, चाहे IT हो, चाहे साइंस हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे एजुकेशन हेल्थ तो है ही, ये सारी डिवॉल्व हो रही है। आप यकीन करें फाइनेंस डिवीजन को खुद को हमने डाला उसके अंदर कि जी हमें भी देखेंगे, हम खुद भी डाला है कि जी हम भी ठीक है या नहीं, हमें भी क्या बेहतरी हो सकती है। आपको लगता नहीं है पाकिस्तान में हमें कुछ जैसे डॉज जैसे बाहर एक वो इदारा बना है, उस तरह की कोई चीज की जरूरत है? मैं बिल्कुल, देखें आजकल ये फैशन भी चल रहा है बहुत ज्यादा, हर तरफ ये बैंडवेगन हो गया, हर कोई फॉलो कर रहा है। अच्छी बात है कि फिस्कल साइड पे, क्योंकि देखें प्रॉब्लम होती है फिस्कल साइड पे, मैं तो बोलता आया हूँ ये। तो राइट साइजिंग यही है। राइट साइजिंग में ये डॉज वाला ही कॉन्सेप्ट है, या अर्जेंटीना ने जो किया है वही कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा तरीके से और चल रहे हैं। इस तरह से हम आरा नहीं फेर रहे, इसलिए चल रहे हैं इस तरह से कि कोलिशन गवर्नमेंट है, एक पॉलिटिकल बायन भी होना चाहिए, सबको साथ लेके चलना है, और पॉलिटिकली चीज़ों को देखना भी है। सबका जो है ना वो कलेक्टिव एक विजडम भी आए कि जी सबका एक से हो, और फिर हम आगे चलें। तो ये एक हमारा है कि हम थोड़ा देखभाल के भी चल रहे हैं, बट आप देखेंगे कि बहुत अच्छे डिसीजंस आना शुरू होंगे, और हमारी कोशिश है कि आउट ऑफ $3 बिलियन $1 बिलियन तो हम कम करें, और आहिस्ता आहिस्ता हम फिर इसको इतना ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर दें कि फेडरल के पास सिर्फ 2 चीज़ें होनी चाहिए। 2 चीज़ें, पॉलिसी फ्रेमवर्क देना और पॉलिसी कंटिन्यूटी इंश्योर करना, कि भाई मैं आपको सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क दूंगा, और पॉलिसी को ये इंश्योर करूंगा कि आप आके इन्वेस्ट करें, सब करें, मैं पॉलिसी घुमाऊंगा नहीं। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ टैक्सेस रैशनलाइज हो, एक जस्टिस सिस्टम हो बेहतरीन, आइडियली वहाँ पे सोसाइटी में फेयरनेस हो, इक्विटी हो, सबके लिए जो जितना कमा रहा है उस हिसाब से जो उसका टैक्स बनता है वो देगा। हमने नॉन फाइलर की भी जो इस्तेलाह है ना ख़त्म कर दी है। देयर इज नो नॉन फाइलर एनी मोर, क्योंकि नॉन फाइलर अगर आप कहते हैं तो कहते हैं कि जी आप तो नॉन फाइलर हैं, तो आप इतना डबल टैक्स देते हैं तो आप छूट जाएं, वो तो एमनेस्टी हो गई आपकी एक तरह से। तो आप तो ऑनगोइंग एमनेस्टी में थे, है ना। आप कहते थे कि जी ये फाइलर हैं, ये नॉन फाइलर हैं, इसका मतलब है कि वो फाइल कर रहे हैं, अपना टैक्स सही से पे कर रहे हैं, आप नहीं पे कर रहे, मैं आपसे डबल चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन आपको खुली छूट है। अब जो नहीं पे करेगा वो क्रिमिनल होगा, अगर एलिजिबल है वो एलिजिबल है, टैक्स दे सकता है और नहीं दे रहा, और फाइलिंग तो सबके लिए है।
फाइलिंग सबने करनी है। अब तो चीज़ें भी बंद, वो सिम्स बंद होना शुरू हो गई हैं और इस तरह। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं मैं तो फंडामेंटल बात कर रहा हूँ ना आपसे कि फंडामेंटल तो ठीक करें ना पहले। तो अगर आप मुझे अलाउ करें ना, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ जो अच्छी हुई हैं, जो कि फंडामेंटली बेहतर हुई हैं, जिससे आपको आगे जाके आप पीछे देखेंगे, कहेंगे हाँ यार ये काम हुआ था, आज उसके रिजल्ट्स ये हैं। पॉलिसी को अलग किया गया है कलेक्शन से, FBR की। अब जो कलेक्ट करेगा टैक्स वो पॉलिसी नहीं बनाएगा। ओके। पॉलिसी का बोर्ड अलग कर दिया है, फिस्कल में डाल दिया उसको, फाइनेंस में कर दिया है कि जी उसमें डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट और टैक्स से रिलेटेड जो फिस्कल के इकोनॉमिस्ट हैं वो जो ये बताएंगे कि देखें तो होता क्या है। टैक्स हम समझते हैं कि जी कलेक्शन के लिए होता है खाली, आप बस वो माइंडसेट है कि जी इस पर 5% है, 10 कर दें तो डबल हो जाएगा टैक्स। भाई लैफर्स कर्व ऐसे नहीं बनाया उसने, कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं क्रिएट किया। लैफर्स कर्व कहता है कि जी आप 0% टैक्स करेंगे तो कोई टैक्स नहीं आएगा, 100% टैक्स करेंगे फिर भी टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, बोलेगा 100% टैक्स मुझसे ले लेते हैं। देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस इन बिटवीन। वो निकाल लेंगे जी क्या 25% टैक्स हो, 20 हो, हमारी इकोनॉमी के लिए क्या है, उस पर काम होगा। वो फिस्कल पॉलिसी बोर्ड करेगा जो कि बताएगा कि टैक्स, देखिए टैक्स डायरेक्शन के लिए भी तो होता है। जिस सेक्टर को आपको ऊपर लाना है, जिस सेगमेंट को ऊपर लाना है, उसके लिए टैक्स कम करते हैं आप, इंसेंटिवाइज करते हैं। जिसको आपको सनसेट क्लॉज देनी होती है उसको आप कहते हैं टैक्स ज़्यादा करें। मैं एग्जांपल देता हूँ, बेवरेजेस हैं या सिगरेट्स हैं या इस तरह की हैं, तो आप कहते हैं ना यार ये तो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, तो टैक्स बढ़ा देते हैं आप। कार्बन टैक्स लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? आप कहते हैं जी कार्बन कंटेंट कम हो, क्लाइमेट ज़्यादा बेहतर हो। तो टैक्स जो है डायरेक्शन के लिए भी होता है, सिर्फ कलेक्शन के लिए नहीं होता, आपका बिहेवियर सीधा करने के लिए भी होता है। हमारा माइंडसेट अनफॉर्चुनेटली ये रहा है कि जी वो बस इस पर टैक्स लगा दे तो मिल जाएगा, यही हुआ है ना। इसकी वजह से टैक्स पॉलिसी बोर्ड अलग हो रहा है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। फिर एग्रीकल्चर टैक्स पे मैं आता हूँ। एग्रीकल्चर टैक्स, आप वो कहते हैं ना कि जी मुझसे आपसे टैक्स लिया जाता है, रिटेलर से आप लेते नहीं, होलसेलर से नहीं लेते, और आप जो है वो रियल एस्टेट से नहीं लेते, और आप एग्रीकल्चर से नहीं लेते। सर आपको पता है कितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, हिस्ट्री की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान की इकॉनमी में। एग्रीकल्चर टैक्स की लेजिस्लेशन हो गई है जो पहले कभी नहीं हुई थी। भाई एग्रीकल्चर आपको पता है 23% है आपकी इकॉनमी का, रिटेल होलसेल एंड ट्रेड है 20% इकॉनमी का, तो 43% हो गए। 43% 1% टैक्स या 2% टैक्स देते हैं हार्डली, और रिमेनिंग जो 57% है वो 98% टैक्स देता है। कितनी बड़ी डिसबैलेंस इक्वेशन है ये। इसको हम सीधा कर रहे हैं कि हमने एग्रीकल्चर, अच्छी बात क्या हुई कि चारों सूबे की असम्बलीज ने एग्रीकल्चर टैक्स पे लेजिस्लेशन करके असम्बलीज ने पास कर दिया। और इतनी बड़ी इसमें टेक अवे है कि हर किसी ने इकोनॉमी को प्रेफर किया है ओवर पॉलिटिक्स। ऐसे ही है ना भाई, पंजाब अलग पार्टी का है, KP अलग पार्टी का है, वहाँ पे कुछ और है सिस्टम, बलुचिस्तान में कोलिशन वाला, सिंध में पार्टी डिफरेंट है, ऐसे ही है ना। लेकिन सबने लबैक का, कितनी बड़ी बात है ये यूनिटी, ये सबसे बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है यूनिटी की कि जी हम इकोनॉमी को आगे लेके जाएंगे, सब टैक्स देंगे, हम बैठे हुए भी हैं सिस्टम के अंदर लेकिन हम टैक्स देंगे, ये बड़ी बात है। तो एग्रीकल्चर टैक्स पे लेजिस्लेशन हो गई। दूसरा जो उसका हिस्सा है वो कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट, यानी कि लेना टैक्स, अब वो आगे दूसरा हिस्सा है। लेकिन एक तो रियलाइज करें कि भाई रिकग्नाइज करें कि एक चीज़ अच्छी हुई है, रिटेलर्स के साथ मीटिंग्स हुई हैं, होलसेलर के साथ, ट्रेडर्स के साथ, उनके साथ डेवलपमेंट देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले महीनों में। रियल एस्टेट पर रैशनलाइजेशन देखेंगे आप टैक्सेस की, कि एक एक्टिविटी भी हो, टैक्सेस भी मिले और इन्फोर्समेंट कंप्लायंस हो। ये 3 एरियाज थे बहुत बड़े जो कि अनटैक्स थे या अंडर टैक्स थे। और साथ साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सैलरीड क्लास को रिलीफ भी मिले, फॉर्मल कॉर्पोरेट सेक्टर को भी रिलीफ मिले। देखिए हम फंड प्रोग्राम में हमारे हाथ बंधे हुए, ये कहना आसान नहीं है, बट कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोशिश करेंगे कि जो टैक्स यहाँ से मिले, सही जगह से टैक्स मिले, सारे इक्विटी हो, सबकी फेयरनेस हो, और टैक्स बर्डन कम हो जाए। तो टैक्स का निज़ाम ठीक होगा, एनर्जी की प्राइसेस नीचे आएंगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आएगा, एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट होगी, गवर्नमेंट का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना हो, पॉलिसी कंटिन्यूटी देना हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। ये आपका थीसिस है पूरा, ये पूरी स्टोरी है। ये आप कर चुके हैं ना अगर अगले 2, 3, 4 साल, 5 सालों में। लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको कि आपकी इकोनॉमी जो आप बैठे हैं ना, आज हम कहते हैं ना जी बड़े मसले हैं, ये बहुत बेहतर हो जाएंगे। इतना हो जाएगा कि आपको पोटेंशियल अचीव होगा, 5, 6, 7% आराम से आप जो है वो ग्रो करेंगे। थोड़ा सा बताएं कि अभी जब हम टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं, एक और बहुत बड़ा जो साइड है इलिसिट ट्रेड की, वो बेशक बलूचिस्तान से है या अफगानिस्तान वाली साइड से, ईरान वाली साइड से, उसके ऊपर सरकार क्या कर रही है? अभी रिसेंटली बैट जैसे ब्रिटिश टबैको ने कहा कि जी हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर इसी तरह वीट के कुछ जो ट्रेडर्स हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ से भी अब जब ये वाली ऑर्गेनाइजेशंस नंबर दिखाती हैं तो वो कहते हैं यार आधा तो हम लोग ही पाकिस्तान का जो है वो खसारा सारा कर सकते हैं। तो इसके ऊपर सरकार क्या कर रही है? देखिए आप बात करें स्मगलिंग की, राइट,
और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की बात कर रहे हैं कि वो बेशक वो सिगरेट्स हैं, वो कोई भी है, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, सिगरेट थोड़ी हैं। देखिए इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुई है, अफगानिस्तान से भी हुई है, ईरान से भी हुई है, ठीक है। और ये ज़्यादा हो क्यों रही है आपके ख्याल से? व्हाट्स द रीज़न? गवर्नेंस के इश्यूज है ना आपके। मैंने फर्स्ट वर्ड जो यूज़ किया गवर्नेंस है, वो तो हर जगह अप्लाई होती है ना आपकी गवर्नेंस जो है वो फिजिकल में भी अप्लाई होती है, प्रोविंसेस में भी होती है, बॉर्डर्स में भी होती है। तो ओवरऑल गवर्नेंस का सिस्टम है आपका वो वीक रहा है ना, जिसकी वजह से ये इश्यूज हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपने चीनी एक्सपोर्ट किया, आपको पता है ना अफगानिस्तान को, आपने मेरे ख्याल में पहली मरतबा डॉलर अर्न किए हैं वहाँ एक्सपोर्ट करके, या रिसेंट टाइम्स में पहली मरतबा किए होंगे। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, नंबर 1। सेकेंडली, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया जो 15 महीने पहले जो शुरू हुआ, जिसमें आपने देखा होगा करेंसी हमारी, डॉलर हमारा कहाँ चला गया था। मतलब एक तो जेन्युइन डिमांड होती है, दूसरा स्पेकुलेशन होती है, या फिर होर्डिंग होती है। उसमें बहुत लेयर्स बन गए थे, उसमें आपका हवाला हुंडी बहुत ज़्यादा हुआ था, उसमें आपका डिफरेंशियल इतना आ गया था करेंसी का कि आपका ऑफिशियल रेट जो चल रहा था उसमें, और आपके जो ग्रे मार्केट का रेट है, ये ब्लैक मार्केट का रेट है, पेशावर रेट भी था एक, पता नहीं कितने रेट से, तो वो 20-30 रुपये का फ़र्क पड़ रहा था। तो ऑब्वियसली आप पाकिस्तान में बाहर बैठे हैं, आप अपनी फैमिली को अगर पैसे भेजते हैं, आप कहते हैं यार बैंक से क्यों भेजूँ, वहाँ से मुझे कॉस्ट भी लगेगी। तो मैं ये करता हूँ कि मैं ग्रे चैनल से भेजता हूँ, वहाँ मुझे 20 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आपका सारा रेमिटेंस हर चीज़ वहाँ पर गिर रही थी। तो वहाँ पर एक हाथ डाला गया, लॉ इन्फोर्समेंट ने एक्शन लिया, होर्डिंग को उस पर काबू पाया, स्मगलिंग को जो है थोड़ा सा मतलब अच्छा खासा उस पर जो है वो काबू पाया। फिर स्टेट बैंक ने स्ट्रक्चरल एक रिफॉर्म किया जिसमें एक्सचेंज कंपनीज को मर्ज करवाया, ठीक है, छोटी कंपनीज को मर्ज करवाया, जहाँ पे ज़्यादा उन्होंने देखा कि इश्यूज हो रहे हैं, तो सिर्फ बड़ी कंपनियां सर्वाइव की, और बैंकों ने जो अच्छे खासी डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है आपका, बैंक रेगुलेटेड है, उनको फिर कहा कि जी आप शुरू करें। और फिर आपने बायोमेट्रिक और ये सब, ये पूरी दुनिया में होता है, हमारे यहाँ था ही नहीं। मतलब हैरत की बात तो ये, हमने क्यों नहीं किया, हमने खुद ये रास्ते दिए ना। तो इसको जब किया गया, आज आप जाएं डॉलर लें, आपको इतने आराम से नहीं मिलते अनटिल अनलेस आपका जेन्युइन एक जो है वो है। तो ग्रे मार्केट बिठा दी पूरी, तो यहाँ से आपके रेट्स बराबर आ गए। आप देखें इंटर बैंक में या फिर ओपन मार्केट में रेट आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जिसकी वजह से रेमिटेंसेस सारी आपकी ऑफिशियल चैनल से आना शुरू हुई। आज रेमिटेंसेस आपकी 36 अरब डॉलर टच करेंगी इस साल की। ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होगा कि पाकिस्तान में नॉर्मली होता है 21 से बढ़ के और 30 तक आई हैं, 30-31 तक चलती रही हैं, 30-29-31 फिर 1-2-3 सालों में। अब आपको 36 बिलियन डॉलर मिलेंगे। आईटी एक्सपोर्ट आपकी जो है वो आपका तकरीबन 4 बिलियन डॉलर तक टच कर जाएंगी फर्स्ट टाइम। छोटा नंबर है लेकिन हमारे लिए तो वो एक जर्नी है ना पूरा। फिर आपके यहाँ जो है इंपोर्ट के अंदर जितनी कमोडिटीज़ के रॉ मटेरियल्स थे वो लोकल सोर्स होना शुरू हुए हैं। वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था एक तरह से कि हम वो डिफॉल्ट पे पहुंच गए थे, तो इम्पोर्टर्स को इजाज़त नहीं मिली थी इंपोर्ट करने की। उन्होंने कहा यार लोकली भी तो करें, कोल लोकल ले लें या कोई और रॉ मटेरियल लोकल ले लें। तो उससे अच्छी बात ये हुई कि लोकल आपकी सोर्सिंग होना शुरू हुई, जिसकी वजह से इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो गई रिलेटिवली। तो ये डेवलपमेंट्स हुई। तो आप जो स्मगलिंग की बात कर रहे हैं उसमें तकरीबन 800 से 1000 पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए, आपको पता है, पेट्रोल के, जो कि इलिसिट और वो काउंटरफिट प्रोडक्ट बेच रहे थे ईरान से, वो जो स्मगल होकर आता है। लेकिन इसी के अंदर और देखें फिर डिमांड भी थी ना आपकी। एक तरफ आपने जब डिमांड देखी और आपके इतने पेट्रोल पंप्स थे वो आपने शट डाउन किए, तो आपकी जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के पेट्रोल है वो बढ़ना शुरू हो गया। लोकल रिफाइनरी का जो प्रोडक्ट था वो बिकना शुरू हुआ। कहने का मतलब ये एक्शन लिया गया है, रिजल्ट्स आए उसके। ऑफ कोर्स अ लॉट नीड्स टू बी डन, बट के काम हुआ है। लेकिन अगर हम इसमें अकाउंटेबिलिटी के जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि पकड़े गए, अब अगर हम सिगरेट वाला, बिकॉज वो ज़्यादा न्यूज़ में आ जाता है, अब उसमें तो केपी सरकार के इतने ज़्यादा लोग हैं, उसमें सेनेटर्स इन्वॉल्व हैं, उसमें इतने ज़्यादा, तो वहाँ तो हमने कभी कोई इस तरह का बड़ा एक्शन नहीं देखा। और अगेन जब नंबर्स बैट या इस तरह की PMI या और लोग बताते हैं तो वो नंबर्स इतने मैसिव नंबर्स हैं कि अगर मतलब उसको ही ख़त्म करके, मतलब आधा कर्जा तो मेरे ख्याल से वहाँ से अगले कुछ सालों में पाकिस्तान। देखिए उसका क्या है, उसके दो तरीके हैं ना। एक बट आपको लगता है अकाउंटेबिलिटी नहीं है उस तरह? नहीं, तो मैं तो एग्री कर रहा हूँ आपसे कि कितने सालों से ये मसले चलते आए हैं, बिल्कुल सही बात है, मैं तो इस पर डिसएग्री नहीं कर रहा आपसे। मैं कह रहा हूँ इसका हल कैसे हो सकता है या किस तरह से हम एक्शन ले सकते हैं। हमने टैक्सेस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं तो वो जो ग्रे मार्केट है वो बढ़ जाती है, आपको पता है। पाकिस्तान में वैसे अनफॉर्चुनेट है ये कि पाकिस्तान में जो टोबैको, एक तो स्मोक है, एक च्यूइंग भी है बाय द वे, वो जो आप गुटखा पान वगैरह खाते हैं वो भी उसी में आता है। तो पाकिस्तान में बहुत वर्स इस वक्त मार्केट है, ये बहुत वर्स जो है ना इस वक्त हुआ हुआ है। हमारे यंगस्टर्स देखे ना, या तो अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली या तो स्मोक करते हैं, और उसमें तो बहुत, ठीक है, और
देखिए उसमें टैक्स बहुत ज़्यादा लगा देंगे ना आप, तो लगाया भी है, उसकी वजह से ग्रे मार्केट बढ़ जाती है और स्मगलिंग और ये सब शुरू होती है। तो इसका एक पायदार हल होना चाहिए, इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए कि कैसे हम इन एरियाज़ को कंटेन करें कि स्मगलिंग भी ना हो, जो जेन्युइन टैक्स पेयर है जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसकी भी एक सर्टेन लेवल पे जो है इंकरेजमेंट हो, या उसको एक सर्टेन लेवल पे जो इसकी इन्वेस्टमेंट है उसका एक रिटर्न मिले उसको। और जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है आपने बात की कि जो वो असम्बली में और फलाना ढिमकाना, देखिए उसमें तो एक बहुत बड़ा लार्जर एक इशू है ना, वो तो सिर्फ सिगरेट का नहीं है, वो तो पॉलिसी मेकिंग का है, ठीक है। स्टांस मेरा ये रहा है, मेरा पर्सनल स्टांस ये रहा है कि जब आप एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव से अलग करेंगे ना तो वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वो ऑटोमेटिक आपके ख्याल से वो फिर देखिए जो कानून बना रहा है वही कानून इंप्लीमेंट कर रहा है, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना रिलेटिवली। इसको सही करने की जरूरत है लॉन्गर टर्म में कि आप लेजिस्लेटिव को कंप्लीट अलग करें और एग्जीक्यूटिव को कंप्लीट अलग कर दें। अभी है टू एन एक्सटेंट, बट वो जो एक होता है ना एक उसमें काम करने की हमें जरूरत है। ये हम करें ना तो उससे ना ये सारी चीज, देखिए मैं रूट कॉज की बात करता हूँ, मैं फंडामेंटल बात करता हूँ, एक सर्टेन एरिया की मैं बात नहीं कर रहा। आप रूट कॉज को ठीक करें ना तो उसका इम्पैक्ट फिर आपको नजर आएगा आने वाले समय और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोग जिक्र करते हैं FBR की रेगुलेशन के हवाले से, उसके ऊपर क्या काम हो रहा है? देखें डिजिटाइजेशन का अमल बहुत आगे आया है, डेटा ड्रिवन सारी अप्रोच हो रही है। आपको पता है FBR की अभी लास्ट जो फाइंडिंग्स थी, आई थिंक कोई 5 लाख हार्डली लोग हैं, और उसमें मेरे ख्याल में 1,90,000 कुछ लोग हैं जो 1.6 ट्रिलियन का टैक्स चोरी करते हैं, 1600 अरब रुपए का टैक्स। और उनके पास ये डेटा है और उन्होंने बेंचमार्किंग कैसे की हुई है, कट ऑफ कैसे लगाए हुए हैं कि जी किसी के पास 2 गाड़ियां हैं, इतने प्लॉट्स हैं, तो वो आते हैं उसके अंदर। वो तो बात ही नहीं हो रही है कि जी, और उसके पता नहीं एक या कितने 2-3 अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स भी हैं। ये उन लोगों की बात हो रही है 1,90,000 जो 1600 अरब रुपए का टैक्स नहीं दे रहे। एसेट वर्सेस मींस का इशू हो गया ना भाई। मेरे पास अगर 4 लैंड क्रूजर्स हैं, टैक्स 0 में दे रहा हूँ, तो ये तो हो नहीं सकता। अच्छी बात हुई नादरा के साथ, बैंकिंग सिस्टम के साथ अब ये इंटीग्रेशन शुरू, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बट अब शुरू हुई ना, देर है दुरुस्त है, ये शुरू हो गई। फिर पॉलिसी वर्सेस कलेक्शन अलग की मैंने जो बात की फंडामेंटल, जिस पे आपका टैक्स जो है वो वैल्यू पे जाए, इकोनॉमिक वैल्यू पे बात होगी। ये नहीं होगा कि जी टैक्स क्योंकि हमें टैक्स चाहिए, वो कहते हैं ना हम कि जी हमें बस हिसाब किताब अपना पूरा करना है, ठीक है ना, तो वो हमें करके एंड में बस कहीं हो नहीं रहा तो वहाँ पे बस ऐड कर देंगे, इस पर भी एक टैक्स लगा दें, यहाँ पे शॉर्टफॉल है, यहाँ पूरा हो जाएगा। वी ट्राई जुगाड़ पे बेसिकली नहीं वो हम ये करते हैं कि जी हमारा जो नंबर्स है ना वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। वी ट्राई एंड मेक द मैथ वर्क सिंपल, ठीक है, बस काम हो जाए, हमारा नंबर फिल हो जाए, ये नहीं सोचते कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा। तो खैर ये कहने का मतलब है कि FBR में बहुत सारी रिफॉर्म्स शुरू हैं, और ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है, ट्रस्ट डेफिसिट। कि लोग कहते हैं हम टैक्स सिस्टम में आए क्यों, आने से तो हम फंस जाते हैं, तो बाहर रहे तो ज़्यादा बेहतर है। ये हमें पूरा सही करना है, जो मुझे लगता है विद टाइम होगा, इतना जल्दी नहीं होगा, विद टाइम होगा। लास्ट क्वेश्चन, IMF के हवाले से एक अगेन डिबेट है जो दिहाइयों से चल रही है, पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं। हाउ कैन वी गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप लाइक इन अ लॉन्ग रन? के देखें खर्चे कम करना हमारा मसला है, एनर्जी को ठीक करना, एनर्जी में रिफॉर्म्स लाना हमारा मसला है, टैक्सेस सही जगह लगाना हमारा मसला है, एग्रीकल्चर और IT और SMEs ये तो वो हैं जो कि IMF का कुछ लेना देना भी नहीं है, तो ये हमारा इशू है। मैं तो ये कहता हूँ IMF तो बड़ी बात है कि हम 24 प्रोग्राम में चले गए, ये अपनी कोताहियों की वजह से गए हम। तो IMF तो नहीं कहता हमसे कि जी पैसे लें और करें, आप अपने घर को सीधा करेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम्स तो हमारी है ना, हम ये कहते हैं जी ओ देखें जी IMF ये वो फोर्स तो नहीं आके आपको कर रहा है। नहीं आप इस नैच पे पहुंच चुके हैं कि जहां पे वो आपको फिर कहता है कि ये करें, क्योंकि आपने खुद नहीं किया अपने आप को ठीक, वो आपको हाथ पकड़ के ठीक करवाता है। तो आप ये मौका आने क्यों देते हैं? आप अपनी जो हालत है इतनी करते क्यों हैं कि आपको वो हाथ पकड़ के चीजें करवाए? अपने आप को ठीक करना, ये तो हमें खुद ये रियलाइज करना चाहिए ना जी। तो कहने का मतलब ये है कि IMF के साथ ये फंड प्रोग्राम में हम चल रहे हैं, और बड़ा अच्छा हुआ है कि ये लास्ट SB हमने कंप्लीट किया, इसमें हम चल रहे हैं आगे। आप होपफुली इंशाल्लाह हम देखेंगे आपके 3 साल में हम ये प्रोग्राम पूरा करके, मैं ये कहता हूँ कि जी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और साउंड बेसिस होनी चाहिए। जल्दी ना करें कि जी हम फॉरेन ग्रोथ की तरफ जाएं और सारे अपने जो है ना वो सब चीज़ें अपनी ऑन कर दें, और शुड बी शुगर रश, और बस जी सब खोल दें और इम्पोर्ट्स और ये सब, उसमें हम दोबारा उसी पे चले जाएंगे। शॉर्ट टर्म, मैं हमेशा ये कहता हूँ शॉर्ट टर्म रिलीफ के ऊपर हमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को प्रेफरेंस देनी चाहिए, जिसमें हमें पेन होगा, जो आवाम ने भी पेन लिया पिछले 15 महीने में, सब पेन ले चुके हैं काफ़ी हद तक,
और यहाँ से स्टेबिलिटी आ गई है, लेकिन यहाँ से ऑनवर्ड्स ये काम होने दें, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने दें, सबका बाय एन आए, सारे मिल के इस पे करें कि जी ठीक है, ये चीज़ ठीक है, अपने मसले ठीक करते हैं, हम अपने खर्चों को कम करते हैं, टैक्सेस सही जगह देते हैं, सारे टैक्स देते हैं, और पब्लिक फाइनेंसेस बेहतर होते हैं, और एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी लाते हैं इकोनॉमी में, पढ़ाते हैं बच्चों को, सेहतें अच्छी करते हैं, यू नो। और जो ये लार्जर इश्यूज हैं क्लाइमेट का और पॉपुलेशन का, आपको पता है वर्ल्ड बैंक ने कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क फर्स्ट कंट्री के साथ साइन किया है 10 साल का, $20 बिलियन हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ किया है लॉन्ग टर्म। उसमें ये 6 एरियाज हैं, जिसमें 4 एरियाज तो क्लाइमेट और पॉपुलेशन से रिलेट करते हैं। लर्निंग पॉवर्टी कितना बड़ा इशू आपके यहाँ, पता है ना आपको ये, ठीक है, बच्चियों का स्कूल जाना, बच्चियों का, और फिर ये स्टंटिंग और ये सब, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का भी इशू है, फिर पब्लिक फाइनेंसेस भी, ये सारी चीज़ें। और उन्होंने ये कहा कि जी आप हमारे साथ करें और आगे लेके चलते हैं। अब उन्होंने वो टेक्निकल भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, फंडिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्या दें वो आपको, भाई आप, हमने करना है ना, हमने बैंकेबल प्रोजेक्ट्स लाने हैं, हमने जो है इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स लेकर आने हैं, हमने बताना है एनवायरनमेंट ठीक होगा, ये हमारा इशू है। हम कहते हैं वो IMF का है, वो वर्ल्ड बैंक है, भाई वो तो आपको दे रहे हैं सब कुछ, कि करें आप अपने आप को ठीक। अब आप अपने आप को ठीक नहीं करते तो हम है ना ब्लेम अपने आप को देने वाले। फ्रॉम आउटसाइड परस्पेक्टिव आपने भी पूरी जो कॉन्वर्सेशन के अंदर आपका ज़्यादा फोकस किया, हमने ही सारा कुछ सही करना है और हम ही हैं जो कसूरदार, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, बिल्कुल। आप तो अंदर जाके अब बैठे हैं, 3-4 महीने जो आपको हो गए हैं, essentially like what are the problems, like why are we unable to do all of these things despite knowing, despite काबिल लोग भी हैं, बाहर से भी आते हैं, मतलब सारी सरकार आप निकालें, नॉट लाइक कोई PMLN है या PTI है, लाइक एज अ गवर्नमेंट आपको क्या लगता है कि 5 बड़ी क्या बुनियादी चीज़ें हैं जो वी नीड टू रियली फिक्स इन फॉर अ लॉन्ग टर्म एक स्ट्रैटेजी? 3 है, 5 नहीं है। ओके, आप क्यों इतना बढ़ा रहे हैं? एक्चुअली प्रॉब्लम्स कम है, लेकिन उनका क्वांटम बहुत बड़ा है, या उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ है, स्टेबल गवर्नमेंट कंटिन्यूटी के साथ, सेकंड कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी हो और वो कंटिन्यू करे, रहे, अकाउंटेबल होने दें, करने दें, किसी को विक्टिमाइज ना कर, विक्टिम ना बनाए, होने दें, जाने दें आगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और कंटिन्यूटी हो, पॉलिसी कंसिस्टेंसी उसके साथ आएगी आपकी, ठीक है। वो कहते हैं ना जी, पॉलिटिक्स पहले आती है, इकोनॉमिक्स बाद में। मेरे लिए इकोनॉमिक्स पहले, उसी से पॉलिटिक्स ड्राइव होती है। तो वो कैसे होगी? डिसीजन मेकर्स अगर कंटिन्यू करते हैं और वो अपना एक जो भी वो करना चाहते हैं करने दें, ठीक है। हम सारे मिल के, कभी वो होता है कि एक पार्टी उसको जब बाहर होती है तो उसको वो कहती है कि जी ये वो, मतलब उसके लिए जीना हराम कर देती है। ये ना हो, कुछ बेसिस हों, कुछ कॉमन ग्राउंड्स हों जिस पे हम एग्री करें। देखिए मैं ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा। मेरे नज़दीक वो मुश्किल है, क्योंकि हर किसी का अपना एक चार्टर है। तो वो तो ब्यूटी इसमें है ना कि हर कोई अपने चार्टर को लेकर आता है, तो ब्यूटी इसमें है। ये नहीं हो सकता कि सारे एक जैसे हो जाए, तो फिर पार्टियां अलग अलग क्यों हैं। तो कहने का मतलब ये, ऑपोजिशन में आप अगर आप हैं तो एक सर्टन लेवल से ऊपर ना जाए, कहेंगे जी इससे ऊपर, ये हमारा स्टेट का सबका सिमिलर साझा मसला है, ये हमारे पास आनी चाहिए चीज़ नंबर 1। तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, उसी के साथ कंटिन्यूटी है, और उसी से ड्राइव होती है पॉलिसी कंसिस्टेंसी। ये 3 चीज़ें हो जाए ना, आप यकीन करें ये सब, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। ये है मसला। और गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी, मेरिटोक्रेसी, ये सारा आ जाए, ये सारा आएगा इसके साथ। मेरे नज़दीक, मेरे पर्सपेक्टिव में इनकॉम्पिटेंस ज़्यादा मसला रहा है। करप्शन रहा है एक इशू, लेकिन इनकॉम्पिटेंस से बड़ा मसला रहा है कि भाई आप काम करते क्यों नहीं है, आप डिलीवर करते क्यों नहीं है, ठीक है ना, डिलीवर कर, और उस तरह क्यों नहीं करते जो होना चाहिए। तो इनकॉम्पिटेंस का इशू बढ़ा रहा है। मतलब हमारे मेरिटोक्रेसी हो, वो इम्प्रूव हो, तो कंटिन्यूटी होगी ना, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। Varun, thank you so much for taking the time. It's lovely talking to you. Pleasure is mine. Thank you.